हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीके क्लासेस पर मैं संजय पासवान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 7वीं कक्षा की पुस्तक भूगोल से अध्याय 1 पर चर्चा करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण जो कि दो शब्दों के जोड़ से बना हुआ है। पहला परि, दूसरा आवरण। परि का अर्थ है आसपास और आवरण का अर्थ है वस्तु, अर्थात हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जो दृश्य अवस्था में हैं या अदृश्य अवस्था में हैं, वे सभी पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनेट से हुआ है। पर्यावरण हमें जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। हमें जब भूख लगती है तो पर्यावरण से हमें भोजन मिलता है। जब हमें सांस लेनी होती है तो पर्यावरण से हमें ऑक्सीजन मिलती है। प्यास लगती है तो पर्यावरण से हमें जल मिलती है। अर्थात पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण के मुख्य रूप से 3 घटक हैं: प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है मानव। प्राकृतिक पर्यावरण वे पर्यावरण हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति में मानव का योगदान नहीं है और इसमें प्रकृति के माध्यम से उत्पादन हुआ है। हम देखते हैं जलमंडल। जलमंडल जल के भराव को, जल के क्षेत्र को हम जलमंडल कहते हैं। हम जानते हैं पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग में जल उपलब्ध है, परंतु ये जल अधिकतर समुद्रों में स्थित है, जिसके कारण ये जल खारे हैं, जिसका प्रयोग मनुष्य नहीं कर सकता। और केवल 3% के आसपास ही जल ऐसे हैं जो मीठे जल हैं, जिसका प्रयोग मानव पीने के लिए और अपने उपयोग के लिए कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है जल संरक्षण करने की, जल बचाने की, आवश्यकता अनुरूप ही जल का प्रयोग करने की, ताकि भावी पीढ़ी इस जल का कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सके। दूसरा है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण अर्थात वायु के फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो 78% है, अर्थात सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो 78% है। दूसरी गैस ऑक्सीजन है जो मनुष्यों के श्वसन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी मात्रा केवल 21% है तथा 1% अन्य गैसें हैं। तीसरा है स्थलमंडल। स्थलमंडल भूपर्पट्टी का वह ठोस परत है जिस पर मनुष्य तथा अन्य जीव निवास करते हैं। जल, वायु तथा स्थल मिलकर मनुष्य को रहने का सुगम स्थल प्रदान करता है, जिस पर समस्त पादप एवं जीव जंतु रहते हैं। उसे हम जैवमंडल कहते हैं। अगला है हमारा मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण वे पर्यावरण हैं जिसकी उत्पत्ति मानवों के सहयोग से मानवों के द्वारा हुई है, जिसके महत्वपूर्ण अंग है इमारतें, पार्क, पुल, सड़क और उद्योग। तो ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हैं जिसे मनुष्यों ने बनाया है। उद्योग वह स्थल है जहाँ पर वस्तुओं को कच्चा माल से तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात उद्योग रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। तीसरा संसाधन है मानव। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है
क्योंकि मानव के अभाव में पर्यावरण की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि मनुष्य ही पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है, पर्यावरण का संरक्षण करता है, जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। मानव एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, कई व्यक्तियों को मिलकर एक परिवार बनाया जाता है और विभिन्न परिवार मिलकर एक समुदाय बनता है। सभी समुदायों का अपना अलग अलग धर्म होता है और मनुष्य विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक इकाइयाँ चलाता है, जिसके माध्यम से एक दूसरे को शिक्षित किया जाता है, ज्ञान प्रदान किया जाता है। उस ज्ञान का प्रयोग अन्य व्यक्ति अपने जीवन के लिए करता है और वो एक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में अपना योगदान प्रदान करता है। और मानव जो कि विभिन्न प्रकार के कार्य करके आय अर्जित करता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। अगला है परितंत्र। समस्त जीव जंतु मनुष्य आपस में मिलकर सभी भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा आपस में संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर है, तो उसे हम परितंत्र कहते हैं। अर्थात समस्त जीव जंतु आपस में क्रिया करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिससे हम परितंत्र कहते हैं। अगला है दोस्तों, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, जब पैसे का आगमन नहीं था, तब भी वस्तुओं का क्रय तथा विक्रय होता था। उस समय में वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई जाती थी, अर्थात एक वस्तु लेने के लिए दूसरे वस्तु का परित्याग करना पड़ता था, जिससे व्यक्ति को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उदाहरण के लिए सपोज करो मेरे पास गेहूं की मात्रा अधिक है और मैं दूसरे व्यक्ति से चावल खरीदना चाहता हूं। चावल मेरे पास नहीं है, वो किसी और व्यक्ति के पास हो सकता है, तो फिर मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढता हूं जिसके पास चावल की भरमार है, जो चावल देने के लिए तैयार है और वो हमारे गेहूं की उसकी ज़रूरत है। तो यदि ऐसा व्यक्ति हमें मिल भी जाता है तो फिर हम ये निर्धारित करते हैं कि चावल लेने के लिए अपनी कितनी मात्रा गेहूं का उसको सपुर्द करें। अर्थात यहाँ पर मूल्य आंकने की समस्या भी आती है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को सरल बनाने के लिए मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया और मुद्रा के आगमन से वस्तु विनिमय प्रणाली लगभग समाप्त हो गई है। लेकिन फिर भी कुछ गांव में अभी यह प्रथा जारी है, जहां पर एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का परित्याग करते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए, पर्यावरण के बारे में लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को बताने के लिए, इसके संरक्षण करने के लिए हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के प्रति सजग रहे, जागरूक रहे और पर्यावरण की क्षति को और होने वाले नुकसान को रोके और पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करें। पर्यावरण को दूषित करने वाले कुछ घटक हैं, कुछ कारक हैं, जैसे कल कारखाने से निकले हुए गंदे वायु या मृत जीवों को किसी स्थल पर फेंक देने से, इस प्रकार से हमारा पर्यावरण दूषित होता है। तो ज़रूरी है हमें इस प्रदूषण को रोकने की, ताकि पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और हम इस पर्यावरण में रहते हुए सुख का अनुभव करें, स्वस्थ रहें। इसलिए दोस्तों ज़रूरी है पर्यावरण को संरक्षित करने की। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हम अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगा सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई को रोक सकते हैं तथा लोगों को पेड़ों के बारे में, पर्यावरण के बारे में शिक्षा दे सकते हैं, सजग कर सकते हैं और इसके महत्वपूर्ण घटकों को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ताकि व्यक्ति जागरूक हो और पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करें। तो दोस्तों, आज आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।